आप सभी को एग्जाम नैनो एप्लीकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। और हम प्लान कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले लगभग लगभग साइंस का, जनरल साइंस का लगभग लगभग 1000 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिया जाएगा, सो दैट आप लोग उन 1000 क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करें एग्जाम से पहले और एग्जाम आपका बहुत ही बढ़िया निकले। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है आज कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि आप समुद्र में है, महासागर में है, समुद्र में है और वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका डूबा हुआ है, सिंकिंग ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है। अब उस ऑब्जेक्ट को आप कैसे पता लगाएंगे? उस ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सोनार। किस नाम से जानते हैं? सोनार। कभी कभी एग्जाम में जो है आपका सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। तो सोनार का जो फुल फॉर्म है वो है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। और महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम लोग सोनार इंस्ट्रूमेंट डिवाइस का यूज करते हैं। सिग्नल भेजता है, फिर यहाँ से आपका सिग्नल रिटर्न आता है जिससे हम लोगों को पता चल जाती है कि नीचे क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आई थिंक क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि मैचिंग वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका मैच नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? वायु की चाल मापते हैं। अब ये सही है या नहीं है, यही चीज आपको डिसाइड करना है। सेकंड है अमीटर। एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। डी में है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम लोग हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं। बट अगर हम लोग देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर है टेक्योमीटर, जहाँ लिखा हुआ आपका प्रेशर डिफरेंस, जो कि आपका गलत है। टेक्योमीटर से क्या करते हैं हम लोग? कोई भी ऑब्जेक्ट का हॉरिजेंटल वर्टिकल में उसका हम लोग क्या माप सकते हैं? उसका डिस्टेंस को हम लोग माप सकते हैं, हॉरिजेंटली या वर्टिकली। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी हम लोग एनीमोमीटर से वायु की स्पीड को मापते हैं। एमीटर से हम लोग सभी जानते हैं विद्युत धारा को मापते हैं। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? विद्युत धारा का ऐसा यूनिट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पायरोमीटर से हम लोग हाई टेम्परेचर को मापते हैं। बॉयलर, जो बॉयलर होती है, जैसा हम लोग क्या क्या जानते हैं कि स्टीम पावर प्लांट जो होती है, स्टीम पावर प्लांट जिसके थ्रू हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, स्टीम पावर प्लांट। तो स्टीम पावर प्लांट में आपका बॉयलर का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? बॉयलर। बॉयलर में आपका पानी पूरा का पूरा गर्म होता है, पूरा खोलता है पानी। अब उसके अंदर का टेम्परेचर अगर आपको मापना है तो वहां हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? क्या हम लोग थर्मोमीटर यूज करेंगे? नहीं, थर्मोमीटर खुद पिघल जाएगा। तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने में। और यहाँ पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सुमेलित नहीं है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले अगर आप झारखंड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आप बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स एंड टेस्ट सीरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपका जेटेट का बैच चल रहा है, साथ ही साथ JFWC का भी बैच लॉन्च कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द JSSC सिलेबस। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी आपसे नहीं पूछा गया, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नीचे ऑप्शन देखते हैं और ऊपर वाला पढ़ते ही नहीं है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? सुमेलित है। और तुरंत हम लोग वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं, जो कि सही है। आप ऑप्शन नंबर ए मार के आ जाएंगे। आपका जाना हुआ क्वेश्चन भी वहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपसे। तो इसी टाइप से एग्जामिनर आपका दिमाग से खेलता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके अंदर प्रेशर रहता है, तो उस टाइम बहुत सारी चीजें मिस होता है। और उस मिस्टेक से आपको बचने के लिए क्या करना होगा? आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, उतना ज्यादा आप एग्जाम हॉल में मिस्टेक कम करेंगे। यानी प्रैक्टिस अगर ज्यादा होगा तो एग्जाम हॉल में जो मिस्टेक है वो मिस्टेक क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ प्रैक्टिस कर लिए, यहाँ आपको बता दिए कि सुमेलित नहीं है, ज्यादातर पूछा जाता है। तो ध्यान से आप पूछिएगा कि क्या क्वेश्चन में आपको क्या ऑर्डर दिया गया। आपको ऑर्डर क्या दिया गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये फाइंड करना। तो वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज डिफरेंस यानी कि विभव का अंतर को मापते हैं, ये सही है आपका। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं, ये भी आपका सही है। फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है आपके पास पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? इलेक्ट्रो ईएमएफ को जो मापते हैं, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ को हम लोग किससे मापते हैं? पोटेंशियोमीटर से। बट ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे तो यहाँ बोला जा रहा
गैल्वेनोमीटर से हम लोग विद्युत प्रतिरोध हम लोग गैल्वेनोमीटर से नहीं मापते। गैल्वेनोमीटर से हम लोग बहुत ही कम वोल्टेज डिफरेंस को मापते हैं, यानी कम विभव आपको मापना है, बहुत ही कम विभव को आपको मेजर करना है, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है आपसे कि झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो सीबीआई होती है और जो एनआईए होती है या पुलिस डिपार्टमेंट होती है, ये लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उसको पता लगाने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है। आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि किसी व्यक्ति से अगर सच उगलवाना हो और बहुत कुछ करने के बाद भी वो सच नहीं उगल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन बच जाता है एक टेस्ट कराना होता है, जिसे हम लोग पॉलीग्राफ टेस्ट के नाम से जानते हैं। और पॉलीग्राफ टेस्ट ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके लिए आपका कोर्ट से ऑर्डर लेना होता है, हायर अथॉरिटी से ऑर्डर लेना होता है, तो ही आप किसी व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकते हैं। तो झूठ का पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। अभी न्यूज में है, आप जानते ही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि राशि आपका दो प्रकार का होता है, एक सदिश होता है और एक होता है आपका अदिश होता है। तो सदिश राशि में क्या होता है? सदिश राशि में आपका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो जिस राशि में आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, आपका परिमाण रहेगा, बट उसका कोई दिशा नहीं रहेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशि। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो विस्थापन में क्या होती है, आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पाई जाती है। तो विस्थापन तो आपका सदिश राशि है। आप बेग में भी आपका दोनों पाया जाता है, बल में भी दोनों पाया जाता है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन। और आपका दिशा को हम लोग को बताना होता है, तो हम लोग इस टाइप से लगाते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या पता चलती है आपको कि जो फोर्स है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कोई की दिशा होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, 5 kg वॉल्यूम है उसका। तो वॉल्यूम में कोई दिशा आपका नहीं होता, तो वॉल्यूम में कोई दिशा आपका केजी नहीं होगा, सॉरी। तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, परिमाण होती है। जैसे वॉल्यूम में हम लोग बोलते हैं कि 30 मीटर क्यू उसका वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है आपका? 30 मीटर क्यू हम लोग वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम में क्या नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। यानी कि ये क्या आपका एक अदिश राशि है। वॉल्यूम कैसा राशि है आपका? वॉल्यूम आपका यहाँ अदिश राशि है। क्या हो जाएगा? अदिश राशि। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा अदिश राशि। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने को क्या कारण है। जब हम लोग दूध को मथते हैं तो उस टाइम क्या होती है, दूध से आपका जो क्रीम है वो अलग हो जाती है, क्रीम अलग हो जाती है। तो इस प्रोसेस, ये जो दूध से क्रीम अलग हो जा रही है, इसके पीछे का कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यह ससंजक बल लिखा हुआ। ससंजक बल क्या होती है? जब दो समान अणुओं के बीच बल लगती है तो उसे हम लोग ससंजक बल कहते हैं। जैसे ये ए अणु है और ये भी आपका ए पार्टिकल है, दोनों के बीच अगर बल लग रही है तो उसे हम लोग ससंजक बल के नाम से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण हम लोग बल जानती है कि पृथ्वी के कारण आपका क्या लगती है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। बट ये अपकेंद्रीय बल जो है, अपकेंद्रीय बल के कारण ही आपका क्या होती है, दूध से क्रीम हट जाती है। और ये अपकेंद्रीय बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। किसके विपरीत है? गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि अपकेंद्रीय बल किसके विपरीत होता है? अपकेंद्रीय बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है, ऑपोजिट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच पहुंचे और एक मोटिवेशन भी बना रहे डेली बेसिस पर वीडियो बनाने को लेकर के। और साथ ही साथ एग्जामिनर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप ग्रुप के साथ कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का भार क्या होती है, भार होता है। फिर स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, जो कि गलत स्टेटमेंट है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ध्रुवों पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे? ध्रुवों पर, तो आपका वजन, आपका जो भार है वो चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्टेटमेंट गलत है। विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवों पर जो है मानव शरीर का भार क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर का जो वेट होता है, भार यानी कि वेट जो होती है आपका मैक्सिमम कहाँ होती है? पोल। जो ध्रुव पर आप जाएंगे तो पोल में आपका मैक्सिमम वेट होगा। ये हो गया आपका पृथ्वी, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पर आपका साउथ पोल। ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल।
और ये वाला जो जा रहा है इसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, ये हो गया आपका इक्वेटर। क्या हो गया? इक्वेटर। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया। और साथ ही साथ आपको बता दें और एक इन्फॉर्मेशन, जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर के आसपास जो है ना आपका, इक्वेटर के आसपास कौन सा वन ज्यादा पाया जाता है? सदाबहार वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सारा चीजें है जो कि आपके ज्योग्राफी का पार्ट है। तो यह क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हुआ साइंस सेक्शन में कि मानव शरीर का भार सबसे ज्यादा कहां पर होती है? ध्रुवों पर सबसे ज्यादा आपका भार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? आप लिफ्ट में चढ़े होंगे तो लिफ्ट क्या करती है? आपको ऊपर या नीचे लेके जाती है। या तो लिफ्ट ऊपर जाएगी या तो लिफ्ट आपका नीचे जाएगी। कब आपका भार अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, नीचे जा रही हो, या समान वेग में जा रही हो। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जब लिफ्ट आपका त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगी तब आप भार जो है आप ज्यादा महसूस करेंगे। क्या करेंगे? भार ज्यादा महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका W इक्वल टू हो जाएगा, भार आपको ऊपर जाने पर ज्यादा महसूस होता है, mg+ है आई थिंक। ठीक है। तो लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाता है तब आपका भार क्या होती है? अधिक आपका मालूम पड़ता है। यहाँ आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि लोलक का कालावधि, टाइम पीरियड क्या होती है? तो लोलक जो होती है, जो यहाँ लोलक का टाइम पीरियड के जो फॉर्मूला होती है वहां पर आप देखेंगे तो वो किस पर निर्भर करता है? वो आपका क्या, लंबाई पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? लंबाई। तो यहाँ पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो आपका लंबाई, लेंथ पर निर्भर करती है। तो लोलक का जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंडेबल होगा? आपका लंबाई पर आपका डिपेंडेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? यह सर आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर हम लोग बायोलॉजी का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो लाफिंग गैस के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। इस गैस को सूंघा देने के बाद व्यक्ति हंसने लगता है, चाहे परिस्थिति किसी भी प्रकार का हो। तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका कौन सा गैस है? लाफिंग गैस है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और ये आपको पता भी होगा। बट ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आप मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं स्ट्रेंजर गैस। तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? जेनॉन को जानते हैं। किसे जानते हैं? जेनॉन। तो जेनॉन जो है आपका, जीनोन जो है आपका स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाफिंग गैस अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सभी को पता चल गया इसका आंसर क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। मैक्सिमम लोगों को ये पता रहती है बट स्ट्रेंजर गैस का कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को पता होती है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि वायुयान के टायरों में, जो एरोप्लेन होती है उसकी टायर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एरोप्लेन के टायर में आपका नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग आपका एरोप्लेन के टायर में किया जाता है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं? हम लोग क्या जानते हैं कि पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और पेड़ पौधे अपने भोजन कौन सा प्रोसेस से बनाते हैं? तो फोटोसाइंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण विधि से पौधे अपने भोजन बनाते हैं। और हम लोग भी क्या, किस पर डिपेंडेबल है? पौधे पर ही डिपेंडेबल है एनर्जी के लिए। बट कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होती है? कीटभक्षी होते हैं। यानी कि वो, जैसे आपका घटपर्णी, कौन सा पौधा है आपका? घटपर्णी। तो घटपर्णी एक आपका कीटभक्षी पौधा है। कौन सा पौधा है? कीटभक्षी। तो आखिर क्या कारण है कि ये सारे पौधे आपका कीट का भक्षण करते हैं? ऐसा नहीं कि इसका मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण होता है, बट कीट भक्षण करने के पीछे दूसरा कारण है। ये जितने भी पौधे हैं जो कीट का भक्षण करते हैं, ये वैसा मृदा में उगता है जहां पर आपका नाइट्रोजन की कमी रहती है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो लोग कीट पतंग को खाते हैं क्योंकि कीट वगैरह में क्या होती है? नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसके कारण घटपर्णी क्या करते हैं? आपका कीट की भक्षण करती है। तो ये आपको क्लियर हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगती है उसमें किस एलिमेंट या किस पदार्थ की कमी रहती है? तो उसमें आपका नाइट्रोजन की कमी पाया जाता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हम लोग सभी हरगोविंद खुराना से परिचित है और उनको सम्मानित किया गया किस चीज के आविष्कार के लिए? आपका प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किसके संश्लेषण के लिए? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? जंपिंग जिन, ये हो गया आपका जंपिंग जिन। क्या देखा गया है कि जो क्रोमोजोम होते हैं, क्या होते हैं आपका? जो क्रोमोजोम होती है
तो क्रोमोजोम में आपका जो क्वालिटीज होती है, क्रोमोजोम में क्या होती है, आपका स्टोर रहती है आपका वंश का इंफॉर्मेशन। अब देखा गया क्या कि कुछ क्रोमोजोम में ऐसे कुछ पार्टिकल्स पाया गया जो क्या करती है, क्रोमोजोम में कुछ ऐसे जीन पाया गया, सॉरी पार्टिकल्स नहीं, जीन क्या पाया गया, आपका कुछ जीन पाया गया जो क्या कर सकता है, अपने क्वालिटी को चेंज कर सकता है। यानी मान लेते हैं कि उसका क्वालिटी है कि वो आपका उस जीन से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उसका आंख जो होगा आपका काला पैदा होगा। बट उस जीन में क्वालिटी ऐसा है कि वो अपने क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, यानी उस क्वालिटी को चेंज करके वो दूसरे क्वालिटी में चेंज हो गए। तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जंपिंग जीन के नाम से जाना जाते हैं, जंपिंग जीन के नाम से जानते हैं। और इसको सबसे पहली बार देखा गया किसमें, आपका मक्का के पौधे में। किसमें? मक्का के पौधे में। जब कौन आपका प्रैक्टिकल कर रहे थे, कौन कर रहे थे, आपका बारबरा मैकले मैकलिटॉक। तो बारबरा मैकलिटॉक जब मक्का के पौधे पर प्रयोग कर रहे थे तब उनको दिखाई दिया कि इसमें जीन क्या करते हैं, जंप करते हैं, जिससे क्वालिटी में थोड़ा चेंज आता है। और जीन जीन के जंपिंग के वजह से मक्का में क्या गुण आ जाए, मक्का के ऊपर थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट धब्बा हो जाता था। तो वही पता करना था कि मक्का के ऊपर वो व्हाइट व्हाइट धब्बा क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जीन का जंपिंग होता है वहां पर। और जीन कहाँ पर पाया जाता है, आपका क्रोमोजोम में आपका जीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स क्या होती है, तो राइबोसोम्स जनरली आरएनए होते हैं। क्या होती है, आपका आरएनए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, पूछा जाता है आपसे कभी कभी। उसी प्रकार से डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर होता है आपका, डीएनए में आपका हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर। जैसे ये डीएनए का आप देखे होंगे इस टाइप का, ये क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है डीएनए में, इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा खोज किया गया कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इसमें। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुष जीन संगठन में क्या होती है। तो एक होती है आपका मेल, दूसरा होता है आपका फीमेल। पुरुष में जो जीन की संगठन होती है वो होती है आपका एक्स वाई। कौन सा जीन पाया जाता है, एक्स वाई। फीमेल में जो पाया जाता है वो पाया जाता है एक्स एक्स। ये हो गया मेल और ये हो गया आपका फीमेल। तो ये एक्स वाई का मतलब है कि पुरुष ही क्या डिसाइड करते हैं कि जो संतति पैदा होगी वो लड़का होगा या लड़की लड़की होगा। जबकि जो जनरल व्यू है, एक जो माहौल है कि लड़का या लड़की पैदा होगा, इसके लिए कौन दायी है, माँ दायी है। ऐसा नहीं है, इसके लिए कौन दायी है, पिता दायी है। पिता का जीन क्या है उसी पर डिपेंड करेगा कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, निषेचन होती है, तो अगर पिता का एक्स गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र से आपका मैच होती है तो यहाँ पर क्या बना, एक्स एक्स। क्या बन गया आपका, फीमेल हुआ। क्या हुआ आपका, लड़की हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, लड़की होगा, गर्ल्स होगी। और अगर मेल का वाई गुणसूत्र अगर फीमेल का एक्स गुणसूत्र के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई, यानी कि क्या बन जाएगा, आपका लड़का बनेगा। तो यह बेबी जो होगा आपका बॉय होगा या गर्ल होगा, ये डिसाइड कौन करता है, मेल। कौन डिसाइड करता है, मेल के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है साइंस के अकॉर्डिंग, और यही सत्य है। और समाज के अकॉर्डिंग क्या है कि फीमेल डिसाइड करता है, जो कि आपका गलत है। और इसके कारण बहुत सारे हत्याएं हुई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो घर में ही होते, ऑनर किलिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, कि वहां पर फीमेल का, माँ का जो है लड़का नहीं हो रहा, लड़की हो रहा है, तो क्या कर देता है, हत्या कर दिया जाता है। और अगर बार बार लड़की पैदा हो रहा है तो लड़की को मार दिया जाता है। ये समाज की मानसिकता है। कैसा मानसिकता है, विकृत मानसिकता है। ऐसा नहीं है, समाज को जागरूक करना है। जागरूक कौन करेगा, आप कीजिएगा। आपको आज पता चला, आप अपने समाज में जाके बोलेंगे कि ऐसा ऐसा होता है, तभी लड़का होता है, तभी लड़की होता है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा होता है। उन लोगों को जो सिखाया गया वो लोग बताता है। बट अब आपका जिम्मेदारी है कि एक साइंस में आपका एडवांस हुए, आपको इतना जानकारी मिला, तो आप इस जानकारी को और आगे में क्या करेंगे, आप इंफॉर्मेशन को पास करेंगे, अपने दोस्तों के बीच पास करेंगे, सो दैट आपका दोस्त बताएंगे सभी को कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ये सारे काम आपको करना है, कोई और नहीं करेगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होता है। बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होती है। बायो फर्टिलाइजर क्या है, एक होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर जो हम लोग लैब में बनाते हैं, फिर हम लोग इसको यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, सो दैट प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और बायो फर्टिलाइजर क्या होती है, जो आपका अपना पर्यावरण में ही वो उगता है और फिर उसी और फर्टिलाइजर के रूप में काम करती है। तो राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला, ये तीनों आपका किसके रूप में उपयोग होता है,
बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होती है। और बायो फर्टिलाइजर का कोई भी डिसएडवांटेज यानी कि हानि नहीं है। बट अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो इसका बहुत सारा हानि हम लोगों को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग कवक के कारण होती है। कवक के कारण कौन सा रोग होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। पोलियो, तो पोलियो तो हम लोग जानते हैं कि वायरस के कारण होती है। पोलियो किसके कारण होती है? वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। आपका हैजा क्या है? हैजा आपका क्या, जीवाणु से फैलने वाली एक बीमारी है। बट जो त्वचा का प्रदाह है ये आपका किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, कोलेस्ट्रॉल क्या है? पर्णहरित का प्रकार है, कोलोफॉर्म का एक यौगिक है, या जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है आपका? कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग सेशन के नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको 3-4 दिन में देखने को मिलेगा कि अब सेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक दिन में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यूट्यूब में भी 3-4 सेशन चला जाए और एप्लीकेशन में भी 4-5 सेशन चला जाए, यानी पूरा का पूरा सिस्टम को एक फ्लो में लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और 1-2 दिन में आपकी देखने को मिलेगा कि अब सिस्टम फ्लो में आ गया है। अब क्या हो रहा है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेशन, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट भी आया कि आप लोग सेशन कम लेते हैं। ये सही बात है, सेशन हम लोगों का कम जाता है यूट्यूब में, बट आपका यूट्यूब में भी अब सेशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।